हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 9th केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के इस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में स्टडी किया। सॉल्यूशन के टाइप्स में सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशंस, टिंडल इफ़ेक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बेस पर कुछ हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल को भी देखा। उसमें एक एग्ज़ाम्पल मैंने कराया था और आज इस वीडियो में हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बेसिस पर दूसरा एग्ज़ाम्पल लेकर आया हूँ। आप इसे देखेंगे, काफ़ी इजी है प्यारे बच्चों, ये इम्पोर्टेंट्स है। देखिए एग्ज़ाम्पल नंबर 2 क्या है कि ए सॉल्यूशन कंटेन 50 ml ऑफ एल्कोहल मिक्स्ड विथ 150 ml ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किसका बना हुआ है? 50 ml एल्कोहल है, एल्कोहल लिक्विड है, और विथ 150 ml वाटर, और वाटर भी लिक्विड है, यानी इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हैं। तो एक इसमें 50 ml जो एल्कोहल है 150 ml वाटर में मिक्स हो रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है। तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमको बतानी है। प्यारे बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे। पहले जो दिया है गिवन, तो उसको पहले लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यानी एल्कोहल का वॉल्यूम कितना है, 50 ml है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर का वॉल्यूम कितना है, 150 ml है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे सॉल्यूशन की वॉल्यूम निकल जाएगी। कितना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है 50 ml एल्कोहल है और 150 ml वाटर है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 200 ml। ये 200 ml जो है ये सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, 200 ml। अब हमको बतानी है यहाँ कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताना है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 ml अल्कोहल है और टोटल सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है, 200 है। 200 ml टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और 200 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में से 50 ml अल्कोहल है। और हम है ना, कंसंट्रेशन की प्रतिशतता निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो 50/2, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम 50 में 2 से डिवाइड करेंगे, 25 हो जाएगा प्रतिशत। ये वाई वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के वॉल्यूम से मैं निकाला हूँ, इसलिए यहाँ 25% वॉल्यूम हो जाएगा, या इसको वी भी कह सकते हैं। 25% ये आंसर होगा प्यारे बच्चों। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 25% होगी। प्यारे बच्चों, इसके बाद अगला जो टॉपिक्स है सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें मैक्सिमम सॉल्यूट घोल देते हैं। मैक्सिमम सॉल्यूट घुल जाने के बाद उसमें और अधिक सॉल्यूट नहीं घुल सकता है, उसमें और अधिक सॉल्यूट नहीं घुल सकता है। तो उस टेम्परेचर पर उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई सॉल्यूशन है जिसमें कुछ न कुछ सॉल्यूट घुला हुआ है, तो उस सॉल्यूशन में हम और अधिक और अमाउंट में अगर चाहें तो उसमें सॉल्यूट घुल सकता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं प्यारे बच्चों। जैसा कि आप इसको समझ सकते हैं, यानी यहाँ 2 बीकर हैं प्यारे बच्चों, इसे समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए इसमें 100 ml या 100 ml ले लिए हैं वाटर, इसमें भी 100 ml वाटर है। अब क्या हुआ, इसमें मैक्सिमम इसमें 50 ग्राम शुगर घुल सकता है, इससे अधिक नहीं घुल सकता है। तो 50 ग्राम घुल जाएगा इसमें
50 ग्राम शुगर को घोल देंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, मान ले रहे हैं टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ये मैक्सिमम जो घुला हुआ है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन 100 ml पानी लेकर 28 डिग्री सेल्सियस पर यदि हम 30 ग्राम या 35 ग्राम या 30 या 40 ग्राम यानी 50 ग्राम से कम ही अगर हम सॉल्यूट को घोलें या 30 ग्राम 35 ग्राम या 40 ग्राम घोल कर छोड़ देंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें और अधिक शुगर घुल सकता है इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो इस सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड कहेंगे और इस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड कहेंगे। प्यारे बच्चों, इसके बाद है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट which can be dissolved in a 100 gram of the solvent at a given temperature is known as solubility। तो प्यारे बच्चों, सॉल्युबिलिटी का भी डेफिनेशन ऐसे ही है। मैंने कोई बीकर ले लिया, बीकर में हमने 100 ग्राम कोई सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्वेंट वाटर मैंने ले लिया। अब प्यारे बच्चों, इसका एक कोई पर्टिकुलर टाइम है, कांस्टेंट टाइम है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर मैंने कर दिया, टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट कर दिया। इसमें 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लिया। अब इसमें प्यारे बच्चों हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि शुगर कितना ग्राम घुल जा रहा है। तो सपोज डेट हमने माना 50 ग्राम शुगर घुल गया। हो सकता है ग्लूकोज के शुगर के जगह पर अगर ग्लूकोज लेंगे तो हो सकता है कि 60 ग्राम ग्लूकोज घुल जाए मैक्सिमम। हो सकता है कि कोई और साल्ट लेंगे तो हो सकता है कि 30 ग्राम घुले। हो सकता है कि कोई और दूसरा पदार्थ लेंगे, सब्सटेंस लेंगे तो वो कुछ और ग्राम घुलेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा। तो जिस सब्सटेंस की मैक्सिमम मात्रा घुलेगी उस सब्सटेंस की वह सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। तो इसलिए डिफरेंट सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है प्यारे बच्चों। चलिए इस डेफिनेशन को देखिए क्या कह रहा है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन ए 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। तो जो भी मैक्सिमम मात्रा जो घुली होती है 100 ग्राम सॉल्वेंट में एक गिवन टेम्परेचर पर, तो उस सॉल्यूट की उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। जैसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं प्यारे बच्चों। ए मैक्सिमम ऑफ 36 ग्राम ऑफ साल्ट कैन बी डिजॉल्व इन ए 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम साल्ट घुल सकता है अधिकतम, इसलिए कहेंगे कि इसकी सॉल्युबिलिटी यहाँ पर 36 है। अब क्या क्वेश्चन है, अगला जो पॉइंट है कि 204 ग्राम ऑफ शुगर 204 ग्राम ऑफ शुगर कैन बी डिजॉल्व इन ए 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 डिग्री सेल्सियस पर वाटर 100 ग्राम वाटर में 204 ग्राम शुगर घुल जाएगा मैक्सिमम। तो प्यारे बच्चों, हियर सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट, यहाँ साल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या है 36 ग्राम 20 डिग्री सेल्सियस पर, और शुगर की सॉल्युबिलिटी कितनी है प्यारे बच्चों? यहाँ देखिए शुगर की जो सॉल्युबिलिटी है वो 204 ग्राम है 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो प्यारे बच्चों, डिफरेंट सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है ना। इसमें आगे भी देखिए, इसमें और आगे एग्जांपल्स हैं। देखिए, सिंस सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन ऑन टेम्परेचर। तो प्यारे बच्चों, सॉल्युबिलिटी होती है और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। सो वाइल एक्सप्रेसिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस वी हैव टू स्पेसिफाई द टेम्परेचर आल्सो। अतः ये हम कह सकते हैं कि जब सॉल्युबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करें, बताएं, तो एक टेम्परेचर बताना अनिवार्य होता है, नेसेसरी होता है। तो कोई भी हम सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर अवश्य हमको शो करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल है, देखिए एग्जांपल में मैं बहुत अच्छे एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर। 12 ग्राम K2SO4, 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट डिजॉल्व इन 75 ग्राम H2O एट 60 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट दैट टेम्परेचर। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट है, वो 75 ग्राम जल में घुल जा रहा है मैक्सिमम कितने डिग्री सेल्सियस पर? 60 डिग्री सेल्सियस पर। तो उस पोटेशियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी बताना है उसी टेम्परेचर पर। तो प्यारे बच्चों, काफ़ी इजी है। देखिए 75 ग्राम वाटर है
डिजॉल्व है। 75 ग्राम वाटर डिजॉल्व्ड, यानी 75 ग्राम वाटर में क्या डिजॉल्व है, 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट घुला हुआ है। 75 ग्राम पानी में 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट घुला हुआ है। तो 1 ग्राम पानी में कितना ग्राम पोटेशियम सल्फेट घुलेगा, तो 12/75 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट। तो 100 ग्राम में कितना घुलेगा, तो 100 ग्राम में घुलेगा, यानी 100 ग्राम वाटर डिजॉल्व्ड 12/25 यानी 12/75 गुणे 100, क्योंकि हम 100 ग्राम में निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 ग्राम पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस पर। तो कह देंगे कि पोटेशियम सल्फेट का जो सॉल्युबिलिटी है 60 डिग्री टेम्परेचर पर वह है 16 ग्राम, यानी 16 ग्राम पोटेशियम सल्फेट है वो अधिकतम घुल सकता है 100 ग्राम वाटर में। कितने टेम्परेचर पर, 60 डिग्री टेम्परेचर पर। तो इस तरीके से हम सॉल्युबिलिटी को भी निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल चेंजेज एंड केमिकल चेंजेज। यहाँ देखिए फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज में क्या डिफरेंस होता है। द टाइप ऑफ चेंजेज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेज। फिजिकल चेंजेज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है प्यारे बच्चों। जैसे वाटर से वाटर वेपर का कंडेंस होकर वाटर, या वाटर को फ्रीज कराकर बर्फ़ बनाते हैं, बर्फ़ को फिर से पिघलाकर हम पानी बना लेते हैं। तो इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है प्यारे बच्चों। जबकि केमिकल चेंजेज, टाइप ऑफ चेंजेज इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेज में न्यू सब्सटेंस बनता है। अगला पॉइंट क्या डिफरेंस है, दूसरा, द चेंज इज टेम्प्रोरी। इस फिजिकल चेंज को टेम्प्रोरी चेंज कहते हैं, जबकि इसको परमानेंट चेंज कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग हो जाती है तो उसको परमानेंट कहते हैं। जैसे दूध से दही का बन जाना, फिर दही से दूध में नहीं कन्वर्ट हो सकता है, यह एक यूनिडायरेक्शनल चेंजिंग है। फिजिकल चेंजेज इज ए रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज को रिवर्स कराया जा सकता है, यानी पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पानी, या पानी से वाष्प, या वाष्प से पानी बनाया जा सकता है। ये यूजुअली इरिवर्सिबल होता है, केवल एक डायरेक्शन में कंप्लीट हो जाता है। अगला जो है डिफरेंस, चौथा है, ये यूजुअली वेरी लेस और नो हीट और लाइट एनर्जी इज गिवन और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फिजिकल चेंजेस। क्या प्यारे बच्चों, कहने का ये मतलब है कि कोई फिजिकल चेंजेज होता है तो न ही हीट रिलीज होती है, न ही एब्जॉर्ब होती है ना, या ऐसा होता भी है तो वेरी लेस बहुत कम मात्रा में हो सकती है, या अन्यथा नहीं भी हो सकता है। यानी फिजिकल चेंजेस के दौरान न कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, न रिलीज होती है, जबकि ए लॉट ऑफ हीट और लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब और गिवन आउट इन ए केमिकल चेंजेस। जब कोई केमिकल चेंजेज हो रहा होता है तो प्यारे बच्चों ए लॉट ऑफ हीट या लॉट ऑफ एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो सकती है या तो रिलीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसके दौरान, केमिकल चेंजेज के दौरान कुछ केमिकल्स बॉन्ड टूटते हैं, कुछ नए केमिकल्स बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इस कारण इस चेंजिंग में ए लॉट ऑफ एनर्जी या तो क्रिएट होती है या एब्जॉर्ब होती है। अगला है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। हाँ प्यारे बच्चों, मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया जाएगा, इसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं और इसके क्या एप्लीकेशन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर हम लोगों का टॉपिक्स है। तो सबसे पहले सेपरेशन ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड, यानी दो या दो से अधिक सॉलिड आपस में मिक्स होंगे तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो पहला सिंपल है, हैंड पिकिंग करेंगे। लेकिन हैंड पिकिंग का प्रयोग कब करेंगे, देखिए प्यारे बच्चों, बिगर एंड विजुअल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग। प्यारे बच्चों, अगर कोई मिक्सचर है सॉलिड टू सॉलिड और उसमें बिगर साइज है जो दिखाई दे रहा है कि मिक्सर का ये साइज़ अलग है, इस साइज़ अलग है, तो उसको हम हैंड पिकिंग कर सकते हैं, हाथ से बीन कर उसको अलग कर सकते हैं। जैसे पीस ऑफ स्टोन में बी सेपरेटेड फ्रॉम द राइस एंड हैंड पिकिंग बाय हैंड पिकिंग। अगर चावल में स्टोन, पत्थर के टुकड़े हैं तो उसको हम हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं। बस ये सॉलिड टू सॉलिड मिक्सर है जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक्स है प्यारे बच्चों, इसमें शीविंग है। शीविंग प्यारे बच्चों, इन सम केसेस बिगर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी ईजिली सेपरेटेड बाय यूज ऑफ सीव। प्यारे बच्चों, शीविंग का मतलब होता है चाल कर अलग करना। इन द सम केसेस बिगर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर
कैन बी ईजिली सेपरेटेड बाई यूज ऑफ सीव। चलनी का प्रयोग करके भी प्यारे बच्चों हम जैसे चाल कर कहते हैं, है ना, उसको अलग कर सकते हैं। ए सीव इज ए मैकेनिकल डिवाइस इन विच द मेश इज अटैच टू ए फ्रेम्स। तो प्यारे बच्चों जो चलनी होती है उसका मेश जो होता है फ्रेम से, है ना, अटैच होता है। when the mixture is placed on a mesh and shaken particles smaller than the holes of mesh pass through but larger ones stay on the mesh। तो प्यारे बच्चों अगर चलनी में लेकर जैसे हम आटा चालते हैं तो जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं, जो बिगर साइज के होते हैं वो अलग हो जाते हैं। जैसे इन किचन में ग्राम फ्रॉम वीट, अगर वीट और ग्राम में देखा जाए तो वीट जो होता है गेहूं होता है, छोटे दाने का होता है, और ग्राम जो होता है चना होता है, वो बड़े दाना का होता है। तो अगर उसको हम लेकर और उसे शेक करें, हिलाएं, तो जो वीट होगा नीचे गिर जाएगा, चना नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि चना और वीट मिल गया है आपस में, बिगर साइज के हैं। तो इसको हम सीव करके यानी चाल कर अलग कर सकते हैं। वीट फ्लोर, वीट, यहाँ प्यारे बच्चों वीट फ्लोर है, आटा है, और ग्राम चना है, आपस में मिला हुआ है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सीविंग के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों इसके बाद विनोइंग है। विनोइंग का मतलब होता है ओसाना, प्यारे बच्चों, ओसा कर अलग करना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम हस्क एंड है विद द हेल्प ऑफ वाइंड इज कॉल्ड विनोइंग। प्यारे बच्चों ओसाना ये कैसे होता है, जो ग्रेन्स होते हैं, दाना होता है, चाहे गेहूं का दाना हो, चाहे अन्य चना का दाना हो, चाहे और कोई भी, है ना, और कोई भी अनाज हो सकता है, तो उसके भूसे से अलग कर सकते हैं ओसाकर। तो जब हवा बहते हुए हवा में हम जब ओसाते हैं, ऊपर से गिराते हैं, तो बिल्कुल जो हवा होती है कम भार वाले को अलग कर देती है, और जो ग्रेन्स होते हैं, दाना होता है, वो एक जगह कलेक्ट होता है। इस तरीके से ओसाकर हम भूसे को और अनाज को अलग कर सकते हैं। अगला जो है सेपरेशन बाय मैग्नेट। तो प्यारे बच्चों कुछ ऐसे भी मिक्सचर होते हैं जिनको हम मैग्नेट से सेपरेट कर लेते हैं। जैसे आयरन इज अटैच्ड बाय ए मैग्नेट। तो प्यारे बच्चों आयरन जो होता है मैग्नेट के प्रति अट्रैक्टेड होता है। आयरन इज अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। जो भी आयरन होते हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन इज यूज्ड टू सेपरेट इट फ्रॉम ए मिक्सर। तो इस प्रकार के मिश्रण को, इस प्रकार के मिक्सर को हम मैग्नेट का प्रयोग करके और मिक्सर में से, है ना, इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं। सो इफ़ द मिक्सर कंटेन आयरन एज वन ऑफ कंस्टिट्यूएंट देन मैग्नेट इज़ द एम्प्लॉयड टू सेपरेट इट फ्रॉम ए मिक्सर। तो इस तरीके से ये हम कह सकते हैं कि जो भी मिक्सर है उसके कंस्टिट्यूएंट को हम सेपरेट कर सकते हैं मैग्नेट का यूज करके। तो मैग्नेट यूज करेंगे तो फिर जो भी उसके अंदर आयरन के पार्टिकल्स होंगे मैग्नेट में चिपक जाएंगे, और उसमें से आयरन के जो पीस होंगे वो अलग हो जाएंगे। अगला है प्यारे बच्चों सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ऊर्ध्वापातन। प्यारे बच्चों ऊर्ध्वापातन में जो मटेरियल्स होता है वो क्या होता है, ईजिली वेपर बना लेता है। प्यारे बच्चों the process of sublimation is used to separate sublimable components from non-sublimable impurities. The substances like ammonium chloride, camphor और naphthalene sublimate on heating। तो प्यारे बच्चों अगर अमोनियम क्लोराइड है और किसी नॉन सबलिमेबल पदार्थ से मिल गया है, जैसे ये कैम्फर होता है, वेपर बना लेता है प्यारे बच्चों डायरेक्टली, ये सॉलिड है, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर है, नेफ्थलीन है, ये सब सबलाइमाइन है। अगर इसके साथ कोई नॉन सबलिमेबल कोई पदार्थ अगर मिक्स हो गया है तो उसको हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद ये जो सबलाइम सब्सटेंस है ये तत्काल क्या हो जाते हैं, बिना लिक्विड में चेंज हुए वेपर में चेंज हो जाते हैं, वेपर बना लेते हैं, और नॉन सबलिमाइल इम्प्योरिटी जो होती है वो अलग हो जाती है। प्यारे बच्चों द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सबलिमेबल कंपोनेंट्स फ्रॉम द नॉन सबलिमेबल इम्प्योरिटी। नॉन सबलिमेबल इम्प्योरिटीज़ जब हीट करेंगे तो ये सब वेपर बना लेगा, ये वेपर के जरिए बन जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये सेपरेशन बाय सब्लिमेशन है।
अगला जो है प्यारे बच्चों जो टॉपिक्स है सेपरेशन ऑफ मिक्सर ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड। सेपरेशन ऑफ मिक्सर ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड, अगर सॉलिड और लिक्विड का मिश्रण हो, मिक्सर हो, तो भला आप उसको कैसे अलग करेंगे। तो पहला इसमें प्रोसेस होगा सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके भी हम अलग कर सकते हैं। इन दिस मेथड्स द मिक्सर इज अलाउड टू पास थ्रू द फिल्टर। तो प्यारे बच्चों एक फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर छान कर भी अलग किया जा सकता है। जैसे आप घर पर चाय का प्रिपेयर करते हैं, टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं और चाय पत्ती को आप छान देते हैं, फ़िल्टर करके अलग कर देते हैं, वही प्रोसेस इसमें पढ़ना है। फ़िल्टर इज ए मीडियम विच फाइन पोर्स है ना, द insoluble solid particles are retained by filter and clear liquid is collected as a filtrate, a mixture separated by filtration। तो ऐसे जैसे चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती जो होता है इनसॉल्युबल होता है और उसको छान कर अलग कर देते हैं। जैसे ए मिक्सर ऑफ ए चाक एंड वाटर। प्यारे बच्चों चाक और वाटर को एक ही में मिला देंगे, मिक्सर बन जाएगा। तो फिर आप छान कर चाक को अलग कर सकते हैं। मिक्सर ऑफ ए सैंड एंड वाटर, यदि रेत और पानी आपस में मिल गया तो उसको छान कर आप क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर करके अलग कर सकते हैं। ऐसे ही यूज्ड टी लीव्स, चाय की पत्ती को आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्रिपेयर्ड टी, बने हुआ चाय आप जो तैयार किए हैं उससे आप बिल्कुल चाय पत्ती को छान कर अलग कर सकते हैं। अगला है सेंट्रीफ्यूगेशन। प्यारे बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है कि समटाइम्स सॉलिड पार्टिकल्स इन ए लिक्विड्स आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू ए फिल्टर पेपर। तो क्या प्यारे बच्चों कुछ ऐसे भी लिक्विड होते हैं जिनमें सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं वेरी स्मॉल साइज़ के होते हैं और फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं, छन कर निकल जाते हैं। तो इनको भला कैसे अलग किया जाएगा। सच मिक्सर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ऐसे मिक्सर को हम सेंट्रीफ्यूगेशन का तरीका अपनाते हैं। Centrifugation is a method for separating the suspended particles of a substances from a liquid in which a mixture is rotated at a high speed in a centrifuge। तो प्यारे बच्चों दूध से जो हम लोग घी निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, तो उसमें महनी लेकर या फिर उसका एक प्रोसेस होता है, एक मशीन आती है सेंट्रीफ्यूगल मशीन बेस होती है, उसमें दूध को डाल दिया जाता है और उसको बहुत हाई स्पीड से उसको क्या करता है, रोटेट करता है। तो जो उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटीन के पार्टिकल्स या फैट के पार्टिकल्स होते हैं, यानी मक्खन या घी के पार्टिकल्स होते हैं, वो बिल्कुल सेपरेट होने लगते हैं। एज द मिक्सर रोटेट अराउंड रैपिडली, तो मिक्सर को बहुत हाई स्पीड से रैपिडली तेज़ी से उसको नचाते हैं। ए फोर्स एक्ट ऑन द हैवियर सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन इट एंड ब्रिंग देन डाउन टू बॉटम्स। तो प्यारे बच्चों जो भी पार्टिकल्स होती हैं हैवी पार्टिकल्स नीचे बढ़ जाती है और जो हल्की होती हैं लाइटर वो होती है ऊपर आ जाती हैं। द क्लियर लिक्विड बीइंग लाइटर रिमेन ऑन द टॉप्स, और जो हल्की जो वाटर होगा या पार्टिकल्स होगा वो ऊपर आ जाएगा, टॉप पर आ जाएगा। उसके बाद मिक्सर को हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। यूज्ड फॉर सेपरेटिंग क्रीम्स फ्राम मिल्क एंड बटर फ्राम कर्ड्स। तो इस तरीके से जब हम उसको सेंट्रीफाई करा देते हैं तो हल्का जो घी का मक्खन होता है ऊपर आ जाता है और जो हैवी पार्टिकल्स होता है नीचे हो जाता है लिक्विड के फॉर्म में। फिर उसको छान कर अलग कर लेते हैं, यानी मिल्क से हम बटर को छान कर अलग कर लिए। यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, तो इस तरीके का जो मेथड्स है प्यारे बच्चों डायग्नोस्टिक सेंटर में और डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में भी किया जाता है। फॉर टेस्टिंग ब्लड एंड यूरिन, तो प्यारे बच्चों जो ब्लड और यूरिन होता है उसका टेस्ट किया जाता है कि इसमें कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना इसके अंदर फैट है। तो उसके अंदर भी जो मशीन है वो डायग्नोस्टिक कहलाती है और वो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में जो ये ब्लड और यूरिन का जो जांच किया जाता है बिल्कुल सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस पर ही बनी होती है। और इसी प्रोसेस के ज़रिए ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कितना है और ब्लड में है ना ये फैट वगैरह की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसके बाद सिंपल है इवापोरेशन। प्यारे बच्चों बस लास्ट टॉपिक है, एक और चीज़ें देख लीजिए। इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन भी जो होता है सॉलिड और लिक्विड के मिक्सर को सेपरेट किया जा सकता है। इवापोरेशन सेपरेट्स द वोलेटाइल कंपोनेंट्स सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय द मेथड्स ऑफ इवापोरेशन।
तो प्यारे बच्चों, जैसे अगर पानी में चीनी घुला हुआ है या नमक घुला हुआ है, तो जो साल्ट घुला हुआ है या चीनी घुला हुआ है वह तो क्या है, सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि पानी जो है वेपर बन जाएगा, लेकिन चीनी या नमक वेपर नहीं बनाता है। इसलिए जो उसके अंदर सॉल्यूट घुला हुआ है, शुगर या साल्ट, वो क्या है, वह है नॉन वोलेटाइल। और पानी में घोला गया है, जल में घोला गया है, तो जल क्या है, जल वोलेटाइल नेचर का होता है। तो उसको हीट करेंगे तो पानी जो है वेपर बनकर सेपरेट हो जाएगा, और नॉन वोलेटाइल शुगर या सॉल्ट जो है वह सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसको एक्टिविटी से भी प्यारे बच्चों हम कर सकते हैं, जैसे टू ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम ब्लू और ब्लैक लाइंस। तो प्यारे बच्चों, हम इसको अगले वीडियो में इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक प्यारे बच्चे इसको रिवीजन करते रहिए। आप इवापोरेशन तक मैं आप लोगों को बता दिया, और अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स मैं दूंगा, आप इसे रिवीजन करेंगे, नोट्स बना लेंगे।